आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का आपदा प्रबंधन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में आपदा प्रबंधन संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप पूरा का पूरा मार्क्स जो है इस टॉपिक में जुटा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो हेडिंग लिखा हुआ है वह है आपदा प्रबंधन। देखिए, आपदा का मतलब होता है कि आपदा एक अप्रिय घटना होती है। याद रखिएगा, आपदा क्या है? एक अप्रिय घटना होती है। आपदा क्या होती है? एक अप्रिय घटना होती है जिसके घटित होने का कोई निश्चित समय होता ही नहीं। यह हमारे मानव और उसके आसपास के समुदाय में एकाएक घटित होती है और यह मानव और उसके आसपास के समुदाय को जो है पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसी अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपदा एक अप्रिय घटना होती है जिसके घटित होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह मानव और उसके आसपास के समुदाय में, यानी जहां हम लोग रह रहे हैं वहां पर एकाएक घटित होती है और यह मानव और उसके आसपास के समुदाय को जो है पूरी तरह से प्रभावित करती है। वहां के लोगों का जो जनजीवन होता है उसे अस्त व्यस्त कर देता है। इस अप्रिय घटना को हम लोग आपदा कहते हैं। इस अप्रिय घटना को हम लोग आपदा कहते हैं। अब इसके बाद हमारा लिखा हुआ प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना। हम सबको पता है कि आपदा एक अप्रिय घटना है। अगर यह घटित होगी तो निश्चित रूप से इससे हमारे आसपास के जो लोग रहेंगे या हमारा जो समुदाय होगा, हमारा जो क्षेत्र विशेष है वो प्रभावित होगा। तब सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा आपदा आने से पहले ही इसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जाती है। इस तैयारी को हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इस तैयारी को हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज सीखे। पहला सीखे आपदा क्या है और दूसरा सीखे कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा का मतलब समझ में आ गया कि आपदा एक अप्रिय घटना है जिसके घटित होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह मानव जीवन और उसके आसपास के समुदाय में एकाएक घटित होती है और यह मानव जीवन और उसके आसपास के समुदाय को जो है ना बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। क्योंकि आपदा के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, या जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अतः सरकार और समाज के लिए आपदा आने से पहले ही इसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। आपदा से पूर्व जो है ना सरकार और समाज के द्वारा इसको लेकर के तैयारी की जाती है। इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? आपदा प्रबंधन बोलेंगे। तो ये तो हमारा हेडिंग होगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपदा क्या है और आपदा प्रबंधन क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इसमें कि आपदा प्रबंधन जो होता है या फिर आपदा जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। आपदा जो होता है ना ये दो प्रकार के होते हैं। याद रखिए, आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। याद रखिए, आपदा कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है कि वैसी अप्रिय घटना जिसके लिए स्वयं प्रकृति जिम्मेवार हो, यानी मनुष्य की इसमें कोई भूमिका ना हो। वैसी अप्रिय घटना जिसके लिए स्वयं प्रकृति जिम्मेवार हो, यानी प्रकृति में असमंजस की स्थितियां उत्पन्न होने से, असंतुलन होने से क्या आपदा आती हो और जिसका नुकसान जो है हमारे आसपास के समुदाय को भुगतना पड़ता हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आप बात करें तो भूकंप आ सकता है, इसके अंतर्गत सुनामी आ सकता है, इसके अंतर्गत आप बादल का फटना आप कह सकते हो, बादल का फटना। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। यानी इसके लिए जो है मानव जिम्मेवार नहीं होता, इसके लिए स्वयं जो है ना प्रकृति जिम्मेवार होती है। तो इसे हम लोग प्राकृतिक आपदा के नाम से जानेंगे। हमारा जो दूसरा है वो है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा का मतलब होता है कि वैसी अप्रिय घटना जो मानवीय गलतियों के कारण हमारे आसपास के समुदाय में घटित होता हो, इसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर प्लेन जो है ना उड़ाया गया,
और प्लेन में ये प्लेन उड़ाने से पहले ये जांच नहीं की गई कि उसके इंजन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है या नहीं है, और वो आसमान में जाकर अगर क्रैश कर जाए और उसमें बहुत सारे लोग अगर मारे जाए तो इस प्रकार की भी जो अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। और यह जो कैसा आपदा होगा, मानव जनित आपदा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसके लिए स्वयं मानव जिम्मेवार है। मानव की गलतियों के कारण इस प्रकार की आपदाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों में घटित हो रही, इसीलिए हम इसको मानव जनित आपदा बोलेंगे। जैसे इसमें आप प्लेन क्रैश भी बोल सकते हो, प्लेन क्रैश, या फिर ट्रेन दुर्घटना आप बोल सकते हो, या बस दुर्घटना हो गया। जैसे मान लीजिए अगर कोरोना किसी देश के द्वारा फैलाया गया होगा तो यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक मानव जनित आपदा हो जाएगा। अगर कोरोना प्राकृतिक रूप से फैला तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब वैसी अप्रिय घटना जिसके लिए स्वयं प्रकृति जिम्मेवार हो, और मानव जनित आपदा का मतलब होता है वैसी अप्रिय घटना जिसके लिए स्वयं मानव जिम्मेवार हो। जैसे भूकंप का आना, सुनामी का आना, बादल का फटना, ये सब के सब प्राकृतिक आपदा कहलाएंगे। लेकिन प्लेन का क्रैश होना, ट्रेन का पलट जाना, या फिर किसी क्षेत्र विशेष में बम ब्लास्ट हो जाना, कहीं पर बस दुर्घटना हो जाना, आतंकवादी घटना हो जाना, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मानव जनित आपदा कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग सीखे कि आपदा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसी का व्याख्या किया गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। मैंने आपको वहां पर ही ग्राफ में बता दिया। अब हम लोग एक एक करके जो है ना सभी आपदा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो ये पहला आपदा है जिसका नाम है भूकंप, पहला जो आपदा है जिसका नाम है भूकंप। देखिए भूकंप आप समझते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होती है, अगर उस पर अचानक कंपन उत्पन्न होने लगे, हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है अगर उस पर अचानक कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है अगर उस पर अचानक हलचल उत्पन्न हो जाए और वहां पर स्थित जो बड़े बड़े मकान हैं वो गिर जाए, बहुत सारे लोग उसमें दब जाए, बहुत सारे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, इस पर अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि आखिर भूकंप आता कैसे। बहुत सारे लोगों को भूकंप आने के कई तरीके हैं, उन तरीकों में से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारे लड़के हमें कमेंट्स करके कहेंगे कि सर ऐसे भी भूकंप आता है। तो भूकंप आने के कई तरीके हैं। मैं जो सिंपल प्रोसेस होता है, जो साधारणतः भूकंप आने का जो रीजन है उस रीजन के बारे में बता रहा हूँ। पृथ्वी की सतह जहाँ पर आप लोग रह रहे हो, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, जहाँ पर आपकी कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर अपना साइकिल लगा करके आप पढ़ने आते हो या खेती करते हो, उसको बोलेंगे पृथ्वी की सतह। जब हम अपने पृथ्वी की सतह से 32 मीटर, ध्यान रखिएगा, नीचे जाते हैं, कितना, 32 मीटर, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी जितने बार आप पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाओगे तो वहां का जो टेम्परेचर होगा ना वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहां का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि इसके अंदर आप कई किलोमीटर नीचे चले गए तो एक वैसा भी स्थान मिलेगा जहाँ का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा। हम सबको इस बात का पता है कि 5,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लोहा भी पिघल करके लिक्विड फॉर्म में चला आता है, द्रव्य अवस्था में आ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर जहाँ पर 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ पर जितने भी तत्व होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स है वो लगभग आपको पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है। अब ये तत्व जो है ना ये पिघल करके आपको तरल अवस्था में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पिघल करके किस अवस्था में आ जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा। ये जो पिघल करके किस अवस्था में आ जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा। अब ये तरल अवस्था में आ भी जाएगा और अत्यधिक गर्मी के कारण यह हमारी पृथ्वी के अंदर इधर उधर दौड़ते रहेगा, या हमारी पृथ्वी के अंदर इधर उधर दौड़ते रहेगा।
तो ये जो तरल अवस्था वाला फॉर्म है ना, इसको हम लोग राख, लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग राख, लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये जो लिक्विड फॉर्म वाला जो तत्व है, ये ने पृथ्वी के अंदर इधर उधर एकदम काफी तेजी से मूव करते रहता है, काफी तेजी से इसका मूवमेंट होते रहता है। जैसे मान लो कि आप प्रेशर कुकर में पानी डाल करके उसको अंदर से पूरा हीट करो, आप देखते होंगे कि पानी इतना खौल जाता है अंदर में कि वो कोशिश करता है कि कुकर में किधर से जो है ना थोड़ा सा कमजोर स्थान मिले, वहां से वो आप गैस के रूप में बाहर आ जाए। यही हाल है किसका, राख, लावा, मैग्मा का। या पृथ्वी के अंदर इतना मूवमेंट करते रहता है और एक स्थान को ढूंढते रहता है कि जहां पर पृथ्वी की सतह कमजोर हो। मान लो कि किसी स्थान पर पृथ्वी की सतह कमजोर हो, तो यहाँ से यह राख, लावा, मैग्मा क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा, राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास करता है, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। कई बार एग्जाम आपको पूछेगा कि भूकंप केंद्र क्या है, तो पृथ्वी के अंदर से जहां से राख, लावा, मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास करता है, उस स्थान को हम लोग बोलेंगे भूकंप केंद्र। अब इस भूकंप केंद्र से ऊपर उठकर यही राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस सतह से टकराती है, इस स्थान को हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। याद रखिएगा, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी जिस स्थान पे आकर के टकरा रहा है ना, इस स्थान को हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। इसके बाद अब यहाँ पर जब ये राख, लावा, मैग्मा टकराएगा ना, तो यहाँ पर एक अचानक विस्फोट होगा, है ना। जैसे मान लो कि किसी गुब्बारे में गैस भर दे और वह क्या को ब्लास्ट करता है, तो गुब्बारे में आवाज होती है, एक विस्फोट टाइप की। इसी तरह से ये राख, लावा, मैग्मा जब पृथ्वी की ऊपरी सतह को फाड़ती है ना, तो वहां पर एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को हम लोग बोलेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट। इस विस्फोट को हम लोग बोलेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। अब इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अंदर वाला जो राख, लावा, मैग्मा है ना, ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा। और चूंकि अंदर में 10,000 डिग्री टेम्परेचर है, और जो ही आप बाहर आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर जो मुश्किल से 20 से 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, और यह हमारे वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद जम जाता है ठंडा होने के कारण। और इसको जमे हुए भाग को हम लोग पहाड़ या फिर पठार या फिर पर्वत के नाम से जानते हैं। तो और जिस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होती है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होती है, कंपन होती है। एक वहां पर भूचाल जैसा महसूस होता है। इसी कंपन को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। अब मान लो किसी क्षेत्र के आसपास में ये प्रक्रियाएं हुई, तो वहां पर जितने भी मकान होंगे, वो मकान क्या हो जाएगा, जमीन में गिर जाएगा, और जो मकान में व्यक्ति रह रहे हैं वो भी दब जाएगा। बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाएगी। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। इस बात को याद रखना कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण जान माल को भी काफी नुकसान होती है। तो मैंने एक प्रोसेस बताया कि आखिर भूकंप आता कैसे। तो आपने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग अपनी पृथ्वी से 32 मीटर नीचे जाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर मेरा तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह अगर काफी गहराई में नीचे जाया जाए, तो पृथ्वी का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा, जिसके कारण वहां पर उपस्थित जितने भी तत्व होंगे वो पिघल करके तरल अवस्था में आ जाएगी, जिसे हम लोग राख, लावा, मैग्मा के नाम से जानते हैं। यह राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के अंदर मूव करते रहता है, दौड़ते रहता है, और जहां पृथ्वी की सतह कमजोर पड़ी, उस स्थान से यह ऊपर उठने का प्रयास करता है। जिस स्थान से राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के ऊपर उठने का प्रयास करता है ना, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। और उस भूकंप केंद्र से ऊपर उठकर या राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस सतह से टकराती है, उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। और जब अधिकेंद्र पर राख, लावा, मैग्मा टकराती है ना, तो वहां पर एक अचानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में कंपन होती है, समझे ना। उस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। और इस भूकंप के बाद पृथ्वी से अंदर से निकलने वाला राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाती है, और यह जो ही वायुमंडल के संपर्क में आती है, यह जम जाती है ठंडा होने के कारण,
और इससे पहाड़, पठार या पर्वत का निर्माण होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए और भी कई प्रोसेस हैं। कई जगह वर्तमान समय में परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। तो परमाणु बम के परीक्षण के दौरान भी भूकंप आ सकते हैं। या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो कई प्लेट से मिलकर बनी होती है, और कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराती है ना, उसके कारण भी भूकंप जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने जो अभी बताया वो आपका इसका कारण है, इसको याद रखिएगा। इसी में मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताने के लिए पेज लिया था। अब आखिर है कि आप भूकंप से कैसे बच सकते हो। अगर मान लो कि भूकंप आ गया, तो भूकंप से बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए जानना। तो देखो, भूकंप से बचाव के मुख्य रूप से 3 तरीके हो सकते हैं। भूकंप से बचाव के मुख्य रूप से 3 तरीके हो सकते हैं। चूंकि ये अपने मन से मैंने 3 तरीके लिया है, आप चाहो तो अनलिमिटेड तरीका इसके लिए अपना सकते हो। पहला तरीका क्या है कि भूकंप आने से पहले बचाव के तरीके। पहला तरीका क्या हो गया, भूकंप आने से पहले बचाव के तरीके। अगर दूसरा तरीका की बात करें, दूसरा हो जाएगा कि भूकंप के आने के समय बचाव के तरीके। भूकंप के आने के समय बचाव के तरीके। और अगर हम तीसरा बात करें तो भूकंप के बाद बचाव के तरीके। तो यहाँ पर याद रखना कि भूकंप से बचने के लिए 3 तरह का हम लोग उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय कर सकते हैं कि भूकंप आने से पहले बचने का कुछ उपाय लगा सकते हैं, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। दूसरा कि जिस समय भूकंप आए उस समय भी हम लोग आपदा से बचने के लिए कोई ना कोई तैयारियां कर सकते हैं। और तीसरा है कि मान लो कि भूकंप खत्म हो गया, तो उस समय भी आप भूकंप इसके प्रभाव से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसमें जानते हैं कि भूकंप आने से पहले हम लोग बचाव के लिए क्या क्या तरीके कर सकते हैं। देखो, भूकंप आने से पहले आप भूकंप से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो। जब भी आप अपना मकान बनाइए, मकान मैंने समझ रहे हो ना, घर बनाओ, तो घर बनाने से पहले आपको निश्चित रूप से इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए। इंजीनियर की आपको सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्वयं इंजीनियर बन गए और अपना थ्योरी दे रहे हैं कि भाई चलो हम बहुत दिन से मकान बना रहे हैं, पड़ोस के बहुत सारे लोग जो हैं हमसे आकर के पूछ करके मकान बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब इंजीनियर आपके यहाँ आते हैं तो वो अलग से कुछ एडवाइजरी जारी करते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन बताते हैं, और मिट्टी की जांच करके भी बताते हैं कि आपका जो एरिया है वो किस भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, किस जोन में है, जिसके कारण आप उसके लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। तो भूकंप आने से पहले पहला काम क्या करना, जब भी मकान बनाइए तो आपको क्या करना है, इंजीनियर के सलाह लेनी चाहिए। दूसरा काम, जब भी आप मकान बनाए तो मकान जो है ना लगभग वर्गाकार क्षेत्र में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्गाकार क्षेत्र में होना चाहिए। वर्गाकार क्षेत्र आप समझते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई सब जो है ना बराबर रहना चाहिए, ताकि जो है ना घर को मजबूती प्रदान होती है। आज बहुत सारे लोग को देखते हैं कि एकदम आयताकार, आगे से एक छोटा सा कॉर्नर निकल गया और पीछे एक लंबा सा लगा रहता है। भूकंप आने के बाद सबसे पहले उल्टेगा। जैसे हमारे भी एक मैथ के शिक्षक हैं, इसी आयताकार मकान में रह रहे हैं, और खगड़िया में जो सबसे पहले कोई उल्टेगा ना तो उन्हीं का नंबर लगेगा। इस बात का याद रखे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन खगड़िया में सबसे पहले भूकंप में वही मकान डैमेज होगा जो कि क्या है, आयताकार है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप मकान बनाइए तो मकान कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। तीसरा बात कि आप जब भी मकान बनाइए तो मकान बनाने के लिए जो मटेरियल्स का उपयोग हो रहा है, जैसे मान लो छड़ हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, इन सभी की क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी की क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा ना कि 3 नंबर ईटा ले लिए, छड़ किसी भी कंपनी का उठा लिए, बालू मिट्टी लगा हुआ ही मकान में लगा रहे हैं। तो आपको इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना है। छड़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सीमेंट बेस्ट कंपनी का होना चाहिए, ईंट भी 1 नंबर होना चाहिए, तब जाकर आप मकान बनाते तो वह मकान जो है बेहतर हो सकता है। और भी कई उपाय हैं, जैसे आप मकान बनाइए तो भूकंप रोधी मकान बनाइए। भूकंप रोधी
इसके लिए वर्तमान समय में कुछ टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है कि अगर आप भूकंप रोधी मकान बनाते हो तो यह भूकंप के समय या क्षतिग्रस्त होने से बचता है। जब भी आप मकान बनाइए तो निश्चित रूप से आप अपनी मिट्टी का जांच करा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। खास करके जहाँ शहर में आप लोग घर बनाते हो तो जमीन खरीदने से पहले तो आपको पता नहीं है कि उस क्षेत्र में क्या है। हमारी पॉपुलेशन इतनी अधिक बढ़ रही है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो मान लो कि कहीं दलदली क्षेत्र था, पहले से तालाब था, अब उसके ऊपर मिट्टी भर दिया और आना बाद में बहुत सारे लोगों को जो है ना बेच दिया। अब मान लो कि जो नया व्यक्ति है उस स्थान पर मकान बना रहे हैं और बिना सुरक्षा की गारंटी के साथ, बिना मिट्टी की जांच किए हुए अगर उस पर कई मंजिला मकान बना देते हैं तो निश्चित रूप से बाद में वहां पर भूस्खलन होने वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और अगर हल्का सा भी वहां भूकंप का झटका लगेगा ना तो मिट्टी अंदर से धंस जाएगी और वो जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगा, उसमें रहने वाले बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए। तो याद रखना है कि जब भी आप मकान बनाएं तो मिट्टी की भी जांच जो है निश्चित रूप से कर लें। तो ये आपका कुछ उपाय है जो कि भूकंप आने से पहले आप बचाव के तरीके के रूप में इसको कर सकते हैं। तो क्या क्या था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि भूकंप आने से पहले आप भूकंप से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय करेंगे कि जब भी आप मकान बनाइए तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा काम करना है कि जब भी आप मकान बनाइए तो मकान वर्गाकार क्षेत्र में होना चाहिए। मकान कैसा होना चाहिए? वर्गाकार क्षेत्र में होना चाहिए। तीसरा, मकान बनाते समय आप निश्चित रूप से उसमें उपयोग होने वाले मटेरियल्स का विशेष रूप से ध्यान रखें। उच्च क्वालिटी वाला छड़ उपयोग करें, सीमेंट उपयोग करें और ईंट उपयोग करें, ताकि आपके घर की जो मजबूती है वो लंबे समय तक बनी रहे और भूकंप जैसी स्थितियों में भी आपका मकान जो है ना वो डैमेज ना हो। इस बात का हमेशा आपको याद रखना है। जब भी आप मकान बनाए तो मकान भूकंप रोधी होना चाहिए। जैसे अभी जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स बनते वो सबको सरकार के द्वारा भूकंप रोधी बनाया जाता है, तो आप अपना मकान भी भूकंप रोधी बना सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप मकान बनाना शुरू करें तो जिस स्थान पे आप मकान बना रहे हो वहां की मिट्टी की जांच जो है ना वो निश्चित रूप से कर लें। बिना मिट्टी की जांच किए हुए आप मकान को नहीं बना सकते हो। इसके बाद है कि भूकंप आने के समय बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 2016 में आप सबों को याद होगा तो कई बार भूकंप आया, यानी हमारी दिनचर्या बन चुकी थी। हम सुबह जग करके लोग इंतजार करता कि आज भूकंप ना आ जाए, और एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार जो है ना भूकंप के झटके हम लोगों को महसूस हो रहा था। तो आखिर आपको जिस समय भूकंप आ जाए उस समय आप इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। भूकंप आने के समय आप लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। भूकंप आने के समय मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और एकाएक भूकंप आ गया, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि घर के कोने में चले जाएं। अब कोना मतलब आप समझते हैं, आपके घर में 4 कोना होगा मुख्य रूप से। आप घर के कोने में चले जाएं और कोशिश करें कि आप अपने सिर को किसी ठोस वस्तु, यानी जैसे आपके घर में कोई मेज है या बिस्तर है उसके अंदर में है ना सुरक्षित कर ले, ताकि ऊपर वाला पंखा, छज्जी पे रखी हुई वस्तुएं आपके सर पे ना गिर जाए। तो पहला काम क्या करना है कि जब भी भूकंप आवे तो आप तुरंत अपने घर के कोने में चले जाएं और अपने सिर को किसी मजबूत वस्तुओं से सुरक्षित करें, ताकि कोई वस्तु जो है ना आपके सिर पर आकर के ना गिरे। दूसरा बात, अगर हो सके तो आप घर से बाहर निकलिए जितना, अगर मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आगे में खुली मैदान है, हो सके तो आप अपने घर से क्या करना है, बाहर निकलना है और बाहर निकल करके आपको खुली मैदान में चला जाना चाहिए। बाहर निकल करके आपको क्या करना है, खुली मैदान में चला जाना। इस बात को हमेशा याद रखिए। तीसरी बात कि जैसे मान लो कि आप मकान से जा रहे हो और आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारे उपकरण। वैसे भी जब भूकंप आएगा तो ऑटोमेटिक लाइन कटता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में एक्स्ट्रा पावर रहता है जो कि लाइन हमेशा ऑन ही रहता है। आपको कोशिश करना कि जो बिजली का मेन स्विच है, जाओ जिसको MCB बोलते हैं ना, MCB, यानी एक साथ पूरे घर का बिजली ऑफ कर दीजिए,
ताकि मान लो कोई शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग ना पकड़े, तो इस काम को करना है कि एमसीबी से पूरा का पूरा बिजली ऑफ कर देना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति छत पे है, कई मंजिला ऊपर है और नीचे उतरने में असमर्थ है, उसको लगता है कि जब तक वो घर पे नीचे उतरेंगे तब तक तो भूकंप अपना काम करके चला जाएगा। तो अगर आप टॉप फ्लोर पे है, छत पे है, तो छत पे निश्चित रूप से आपको पिलर रहता है। पिलर समझते हो ना, मकान बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स तैयार की जाती है चारों तरफ से, वो पिलर का छड़ या फिर उसका एक स्ट्रक्चर आपको छत पर दिखेगा। आप उस पिलर को ना अच्छी तरह से पकड़ करके बैठ जाए, और जब तक कि भूकंप का झटका या भूकंप का जो तीव्रता है जो आपको लेफ्ट डाउन करवा रहा है, जब तक उसकी क्षमता कम नहीं हो जाती तब तक आप पिलर को पकड़ कर बैठे रहें, और बाद में फिर से आप अपना आ सकते हैं। अगर पूरा मकान भी टूट गया ना, तो आप अगर पिलर को अच्छी तरह से पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो पिलर जो है ना मकान जैसा जल्दी डैमेज नहीं होता, वो धीरे धीरे झुकता है, और बाद में रेस्क्यू टीम आकर के आपको निश्चित रूप से बचा लेगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन सभी बातों का ध्यान में रख करके आप जो है ना भूकंप के समय अपने आप को बचा सकते हैं, समझे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अरे मेरा पंखा हिल रहा है, चलो सेल्फी ले लेते हैं, बाद में सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे कि मैंने भूकंप को अपनी आंखों से देखा। भाई सब देख रहा है, आप रील्स बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक था रील्स बनाने वाला हो जाए। इस बात को याद रखना है कि जो ही भूकंप आए तो तत्काल आपको अपने बेड से उठ करके घर के कोने में चला जाना चाहिए, और अपने सिर को किसी सुरक्षित ठोस वस्तुओं से ढक लेना चाहिए, समझे। ये नहीं कि ढकने का मतलब होगा आपके घर में चादर है, ओढ़ लिए चादर, चलो पूरा शरीर सुरक्षित हो गया, अब हमको भूकंप नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं करना। आपको अपने सिर को किसी ठोस वस्तुओं से ढकना है, ताकि उसके आसपास की कोई वस्तु आपके सर पे आकर के ना गिरे, सिर उससे डैमेज ना हो, इसके लिए आपको सिर को ढकना है। हो सके तो घर से बाहर निकलिए और किसी खुली मैदान में जाने का प्रयास करें, और जाते जाते हो सके तो आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक का जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दें, ताकि बिजली के कारण भी आपके घर को कोई नुकसान ना हो। अगर टॉप फ्लोर पर हैं तो पिलर को अच्छी तरह से पकड़कर बैठ जाए, और तब तक बैठे रहें जब तक कि भूकंप की तीव्रता समाप्त ना हो जाती, और उसके बाद आप आराम से नीचे आ सकते हैं। ये सभी आप उपाय कर सकते हैं भूकंप के समय। जिस समय मान लो कि आपका भूकंप है और उस समय आप हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप 3 तरीका या 4-5 तरीका जानिए कि भूकंप के बाद आपको क्या क्या करना है। भूकंप के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके अंदर मानवता प्रदर्शित करने का समय आता है। बहुत सारे लोग भूकंप के कारण आप क्या होता है कि मलबे में दब जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उसको वहां से तुरंत बाहर निकालना है, समझे। जैसे मान लो कि कोई घर गिर गया या कोई झोपड़ी ही गिर गई है, तो कोई मवेशी हो या फिर मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, वो मलबा में अगर दबा हुआ है तो सबसे पहले हमको उसको निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल खोल लेगा, देखिए अभी हम स्पॉट सेट पर मौजूद हैं जहां यहाँ भूकंप के कारण घर गिर गया है, और अभी ये करा रहा है, कुछ देर के बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। इस प्रकार की भावनाओं से बचना है। आप मोबाइल बाद में रखिए, फिलहाल मलबे को हटाने का प्रयास करें, और मलबा में जो लोग दबा हुआ है ना उसको निकाल करके पहला काम क्या करो कि प्राथमिक उपचार करो। पहला क्या कर रखा है, प्राथमिक उपचार करना है। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि आप अपने स्तर से उसको कुछ ट्रीटमेंट दें, और उसके बाद इसको उचित इलाज के लिए अस्पताल भेज दें। तो यानी 2 काम आपने सीख गया कि भूकंप जो ही समाप्त हो तो क्या करना है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उसको तुरंत वहां से बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करना है। मलहम पट्टी बैंडेज जो भी हो, उसको आपके आसपास में जो भी प्राथमिक किट उपलब्ध हो उससे उसका उपचार करें, और उसको अगर लगे कि भाई इसकी स्थितियां खराब है, ये नाजुक परिस्थिति में इनका जीवन चल रहा है, तो उसको तुरंत जो है ना आप एम्बुलेंस को बुलाएं, या फिर एम्बुलेंस आने में देरी हो तो किसी भी साधन के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये आप काम कर सकते हैं। तीसरा काम, चूंकि आपके आसपास में मलबा अगर फैल गया है तो आप लोगों के निकालने के बाद आपको क्या करना कि मलबे को साफ करना है। मलबे को क्या करना है, साफ करना। क्योंकि अगर मलबे को साफ नहीं करोगे तो निश्चित रूप से
कोई दूसरी बीमारियों का प्रकोप जो है उस एरिया में फैलने की संभावना है। और मलबे को साफ करने के बाद यहाँ पर आपको डीडीटी एक प्रकार का पाउडर होता है जो कि बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने से बच सकती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती है। आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके डीडीटी ले सकते हैं और इसको अपने आसपास के क्षेत्रों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि मलबा के कारण क्या हो, बैक्टीरिया का पनपना बंद हो जाए और उस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है उसको रोका जा सके। चौथा काम आप कर सकते हैं कि इस आपदा के कारण, इस प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका घर या फिर उनके खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था या विभिन्न प्रकार की उसकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सभी की सभी उसको नष्ट हो चुका होगा। तो आपका काम क्या करना है कि आप अपने सामाजिक स्तर से चंदा इकट्ठा करें और जो लोग उस आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिनका जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया, उनको पुनः जो है ना समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए आपको सामाजिक तौर पे चंदा इकट्ठा करना है और जो जरूरतमंद लोग हैं जिसका कि वास्तव में आपदा के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया, उसको आप जो है ना पुनः जो है उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, उसको सहायता देने का काम करें। एक प्रकार की ये मानवीय भावना है। इसको निश्चित रूप से भूकंप आने के बाद या किसी भी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव जनित आपदा हो, उसके आने के बाद निश्चित रूप से आपको ये काम करना है, समझे, ताकि समाज के सभी लोगों को फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो मैंने इसमें क्या बताया, भूकंप के बचने के 3 तरह का। पहला भूकंप आने से पहले, दूसरा भूकंप आने के समय और तीसरा भूकंप आने के बाद। चलिए हम लोग आगे टॉपिक अध्ययन करते हैं। ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सुनामी। क्या है? सुनामी। देखिए सुनामी जो होता है ये समुद्र में उत्पन्न होने वाली एक अप्रिय घटना है। और कभी भी ये समझ लीजिए कि बिहार में सुनामी जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि सुनामी जैसी जो स्थितियां हैं वो समुद्री इलाके में ही उत्पन्न होती है। यानी हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में जो क्षेत्र समुद्र के किनारे बसा हुआ है वहां पर ही ना सुनामी जैसी अप्रिय घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होती है। पहले मैं इसको भी एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं ताकि सुनामी के बारे में आप समझ लो और सुनामी से हम लोग को क्या क्या करना है इसके बारे में हम लोग बताएं। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपको एक टब जैसा बना है, मान लो ये सी है, समुद्र है, और यहाँ से जो आपका स्थलीय भाग है जहाँ पर कि मनुष्य निवास करता है, मनुष्य की बस्तियां होती है और बहुत सारे जीव जंतु जो स्थलीय प्राणी है, जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। अब जैसे पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसी तरह से आप समुद्र के अंदर भी तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर से भी तो बहुत सारे हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अब कभी भी जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अंदर वाला जो राख लावा मैग्मा है, याद रखिएगा, अंदर वाला जो राख लावा मैग्मा है ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के बाहर आ जाएगा। अंदर वाला जो राख लावा मैग्मा है ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा, और जब ये पृथ्वी के बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर आ गया कोई ठोस पदार्थ, और यहाँ वाला जो पानी है ना यह अपने स्थान से ऊपर उठ जाएगा। और पानी का तो आप नेचर समझते ही हैं, जैसे आप कभी भी किसी तालाब के किनारे बैठ करके तालाब में एक ढेला लेकर के फेंक दीजिए, तो देखिए कि उस ढेला के जब पानी में गिरने के बाद वहां जो एक लहर उत्पन्न होगी, और वह लहर जब किनारे पर आकर के जब तक एक बार अपना स्पेस पूरा आगे तक नहीं ले जाएगी तब तक जो है वो शांत नहीं होती है। जो लहरें होती है वो किनारे पर आकर के एक बार जब तक हिलोरा ना ले तब तक वो शांत नहीं होती है, पानी का नेचर। इसी तरह मान लीजिए कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण पानी के स्थान पर राख लावा मैग्मा आ गया, जिसके कारण वहां का जो पानी है वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ गया।
अब यह उठा हुआ पानी जो है ना तीव्र गति से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यह जो उठा हुआ पानी है ना, ये तीव्र गति से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जो समुद्र का किनारा होता है ना, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट रह जाती है। 40 से 50 फीट समझ सकते हैं ना, हम लोग के यहाँ 3 या 3 फ्लोर तक ऊंचा पानी, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इतना ऊंचा पानी मान लीजिए एकाएक समुद्र के अंदर से आपके सर के ऊपर से फॉलो कर रहा है, आपके आसपास के एरिया से फॉलो कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी तबाही मचाएगी। और ये जब 40 से 50 फीट वाला पानी समुद्र के तटीय भागों में, जहाँ पर काफी अधिक आबादी रह रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े मकान हैं, बहुत सारे जीव जंतु निवास कर रहे हैं, मनुष्य की एक बड़ी आबादी वहां पर निवास कर रही है, उन क्षेत्रों में ये काफी तीव्र गति से प्रवेश करती है और वहां पर भयंकर तबाही मचाती है। इतनी भयंकर तबाही से मचती है कि जिसकी परिकल्पना भी कर पाना असंभव है। और इस अप्रिय घटना को हम लोग सुनामी कहेंगे, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। अगर हम शॉर्ट में जाने तो क्या सीखे, इस समुद्र में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो समुद्र का जो जल है ना, वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाता है और यह उठा हुआ जल तीव्र गति से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और समुद्र के किनारे पर पहुंचते पहुंचते इस समुद्र की लहरें जो होती है, इसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट होती है और यह तीव्र गति से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करता है और वहां पर भयंकर तबाही मचाती है। इस अप्रिय घटना को हम लोग सुनामी कहते हैं। और इसके आने का जो सबसे प्रमुख कारण है, ये ज्वालामुखी का विस्फोट होना है समुद्र के अंदर, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी चक्रवात के कारण, कभी कभी जैसे आप चंद्रमा समुद्र के किनारे जब आती है तो ज्वार भाटा के भी कारण जो है ना समुद्र का जल उठता है। लेकिन याद रखिएगा, मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़ी बड़ी सुनामी जो है हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलती है। तो इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। एक चीज आपको याद ही रखना है कि सुनामी जो है वो कभी भी बिहार में नहीं आएगा, और सुनामी हमेशा कहाँ आएगा, जहाँ पर समुद्री इलाका हो। अब यहाँ पर क्या कि सुनामी से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हम एक एंगल से देखें तो इससे बचने के लिए भी 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सीधी पूछा जाता है कि सुनामी से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, सुनामी से बचने का कई तरीका है। पहला तरीका यह है कि आजकल हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इतने ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं, इनके पास इतना ज़्यादा मशीन का निर्माण ये कर चुके हैं कि इनके उपयोग से ये पहले ही पता कर लेते हैं कि सुनामी आने वाला। क्योंकि हमारा जो नेवी है, हमारा जो सुनामी को देखरेख करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो हमेशा समुद्र के एरिया में ना विजिट करते रहते हैं। तो आप मान लो कि कहीं समुद्र में, यहाँ मान लीजिए समुद्र में इनका जो है ना लगा हुआ है यान। अब ये अपना यान का जो मशीन है ना, ये समुद्र के अंदर रख के रखता है, और जो ही मान लीजिए कि समुद्र में किसी प्रकार की हलचल हुई तो यहाँ पर सैटेलाइट लगा कर रखता है, छतरी लगा कर रखता है, और यहाँ से ये तुरंत सूचना जो है ना आपदा प्रबंधन कार्यालय को दे देती है। तो समय रहते हुए क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में सुनामी आने वाली होती है उन क्षेत्रों को खाली करवा लिया जाता है। ये हमारे सुनामी से बचने का पहला तरीका है। यानी हम लोग सुनामी का पूर्वानुमान लगाते हैं और इस पूर्वानुमान के आधार पर जो एरिया समुद्र तट पे है इसको हम लोग क्या करते हैं, खाली करा लेते हैं। इस स्थान को हम लोग क्या कर लेंगे, खाली करा लेंगे। तो ये हमारे सुनामी से बचने का एक उपाय। जैसे हाल ही में आप देखे होंगे कि समुद्र में लंबी लंबी लहरें उठने वाली थी, बहुत तेज बारिश होने वाली थी। तो हमारे मीडिया में, हमारे न्यूज में कई दिनों से उसका जो है ना न्यूज चल रहा था कि भाई इतना बजे जो है ना इतना किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र की लहरें टकराई। तो हमारा जो वैज्ञानिक सिस्टम है वो इतना मजबूत हो गया है कि हम लोग पहले से पता कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है। तो अगर पता चल गया तो समय रहते हुए उस क्षेत्र विशेष को हम लोग को क्या करना है, खाली करवा देना। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर के सुनामी आना है और लोगों को वहाँ रहना भी है, तो अब वहाँ पर लोगों को ना सुनामी रोधी मकान बनाना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, सुनामी रोधी मकान बनाना चाहिए। सुनामी रोधी मकान का मतलब होता है कि मंदिर टाइप का, जैसे देखो त्रिभुजाकार टाइप का,
इस तरह का उसको मकान बनाना चाहिए, ताकि जिस समय समुद्र की तेज रफ्तार अगर इधर आए भी ना, तो दोनों तरफ से जो है ना पानी पास हो जाए। तो इसको क्या करना है, सुनामी रोधी मकान बनाना चाहिए। तीसरा, समुद्र के किनारे कटीली, समझ रहे ना, कटीली झाड़ियां उगानी चाहिए, कटीली झाड़ियां उगाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर समुद्र के किनारे कटीली झाड़ियां होंगे इससे क्या फायदा हो, तो इसका ये फायदा होगा कि समुद्र का जो वेग है, जो उसकी लहरें हैं, जब हमारे आसपास के एरिया में प्रवेश करेगी ना, तो ये जो कटीली झाड़ियां होगी ना उसके गति को रोकेगा, जिसके कारण समुद्र का वेग कमेगा और जो उसका जो तेज रफ्तार है, उसकी जो तेज तरंगे हैं, वो मानव बस्तियों में प्रवेश करने से पहले उसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए समुद्र के किनारे आपको काफी विस्तृत क्षेत्र में कटीली झाड़ियां उगाना है। आप लोग देखते होंगे बहुत जगह कि जहां पर मछली को पकड़ा जाता है, तो वहां पर अगर पानी की रफ्तार को कम करना है, तो उस स्रोत में, वो जो जल स्रोत होता है उसमें बहुत सारी कटीली झाड़ियां रख दिया जाता है, ताकि पानी का जो बहाव है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर आप समुद्र के किनारे काफी विस्तृत एरिया में कटीली झाड़ियां लगाते हैं, तो इसका लाभ होता है कि समुद्र का जो तेज रफ्तार से पानी आ रही है, जो हमारे बस्तियों में प्रवेश करने वाला है, उसको कम से कम कुछ हद तक उसको रोका जा सकता है। चौथा काम आप कर सकते हैं कि मान लीजिए बड़े बड़े शहर जो है समुद्र के किनारे बसे हुए, तो समुद्र के किनारे आपको मोटी दीवार का निर्माण करना है। समुद्र के किनारे आपको मोटी और बड़ी बांध टाइप का दीवार बनाना। जैसे आप मुंबई जाओगे ना, तो मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए मुंबई के आसपास में एक लंबी चौड़ी सड़क बनाई गई। अब वो एक तरह से समुद्र के लिए बांध भी हो गया, और दूसरी तरह उसका उपयोग जो है ना ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। तो आपको क्या रखना है कि समुद्र के किनारे मोटी दीवार का निर्माण करना, मोटी भी होनी चाहिए और लंबी भी होनी चाहिए, और कम से कम समुद्र की लहरों को वो अपने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। तो इन सभी काम को करके आप सुनामी से बच सकते हो, इन सभी कामों को कर कर आप लोग सुनामी से बच सकते हो। वैसे भी ध्यान रखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, उससे 100% बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इससे बच जाते तो फिर इसका नाम आपदा ही नहीं होता। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपदा का मतलब अप्रिय घटना होता है, इसके घटित होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह मानव जीवन और उसके आसपास के समुदाय में एकाएक घटित होती है, और यह मानव जीवन और उसके आसपास के समुदाय को बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो इस बात को याद रखना है कि इससे हम लोगों को कुछ हद तक बच सकते हैं, 100% किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचा नहीं जा सकता। इसके लिए हम लोग प्रबंधन करते हैं, लेकिन इसका पूर्ण रूपेण प्रबंधन कर पाना संभव नहीं है। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाढ़, और इसके बारे में तो आपको अच्छी तरह से जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक वर्ष या तो सुखाड़ या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहती है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से हमको समझना, चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और हम लोग को अपने जीवन में भी इसका कई जगह जो है ना उपयोग देखने को मिल सकता है। तो बाढ़ का मतलब क्या हो गया कि जब नदियों का जलस्तर काफी अधिक बढ़ जाता है, तो नदियों में जो बांध होती है ना, वो बांध इस जलस्तर के दबाव को सह नहीं पाता है, और एकाएक क्या होता है कि नदियों का बांध टूट जाता है, और नदियों का जो जल है ना वह तीव्र गति से मानव बस्तियों में प्रवेश करता है, बड़े बड़े शहरों में प्रवेश करता है, और देखते ही देखते सभी एरिया को जलमग्न कर देता है, और वहाँ का जो जनजीवन होता है उसे पूर्ण रूप से हाईजैक कर देता है, उसे अस्त व्यस्त कर देता है। इस अप्रिय घटना को हम लोग बाढ़ कहते हैं, इस अप्रिय घटना को बाढ़ कहते हैं। समझे? तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बाढ़ समझ में आ गई। जैसे मान लो ये नदी का बांध है और इसके बीच से तेज रफ्तार से पानी फ्लो कर रही है। अब ये पानी का बहाव जो है या पानी का दबाव काफी अधिक बढ़ गया, और इसका दबाव अब बांध पे पड़ रहा है, तो किसी ना किसी तरफ, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड या दोनों तरफ, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बांध है ना ये टूट जाती है। अब जब बांध टूट जाएगी तो ये जो पानी जो सीधे मेन स्ट्रीम में फॉलो कर रही है ना, अब ये अगल बगल से जो है ना बहना शुरू हो जाएगा, और ये पानी जो है ना, यहाँ पर मान लो मानव की बस्तियां है ना, इन पूरी बस्तियों में फैल करके इस पूरी बस्तियों को जलमग्न कर देगा,
और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जनजीवन भी या क्या कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा। इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, बाढ़ बोलेंगे। इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, बाढ़ बोलेंगे। तो बाढ़ आप समझ में आ गया होगा। अब बाढ़ के भी बचने के 3 तरीके हो सकते हैं। बाढ़ से बचने के लिए भी 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको भूकंप से बचने के 3 तरीके बताए, इसी तरह से बाढ़ से भी बचाव के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होगा बाढ़ आने से पहले बचाव के तरीके। बाढ़ आने से पहले बचाव के तरीके। तो बाढ़ आने से बचाव के पहले तरीका क्या कर सकते हो। पहला तरीका ये करोगे कि जो नदियों का बांध है, जो नदियों का बांध है, इस बांध को मजबूत करेंगे। पहला काम क्या करना है, जो नदियों का बांध है उस बांध को मजबूत करना है। दूसरा काम है कि नदियों के बांध पर वृक्ष लगाना है। नदियों के बांध पर क्या लगाना, वृक्ष लगाना है। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वृक्ष लगाने से क्या फायदा होगा। अगर आप नदियों के बांध पर वृक्ष लगाते हो तो मान लो कि गर्मी के समय में मिट्टी जो धूल कण के रूप में उड़ जाती है बांध से, वो रुकेगा। और बांध पर अगर वृक्ष है ना, तो वह वृक्ष क्या करेगा कि बांध को मजबूती से पकड़ कर रखेगा और निश्चित रूप से वहां पर बांध टूटने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना कि नदियों के बांध पर वृक्ष लगाना। तीसरा काम, नदियों के मुख्य स्रोत को, मुख्य स्रोत का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे ये नदियां बह रही है और इसका जो बीच वाला धारा है इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य स्रोत। नदियों का जो मुख्य स्रोत होता है इसको हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ मैंने क्या कि बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बालू का जमाव हो जाता है। बीच बीच में आप देखते होंगे नदी में टापू बन जाती है और बीच होकर के पानी ना बह करके या पानी अगल बगल से बहना शुरू कर देता है। और जब नदियों का जो मुख्य स्रोत है उससे पानी ना बहकर अगल बगल से बहे तो वो कहाँ पहुंचेगा, सीधे बांध पे पहुंचेगा और बांध पे दबाव बनेगा, जिसके कारण बांध टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि नदियों के जो मुख्य स्रोत है उसको साफ रखना है और समय समय पर बीच में जो अगर मान लो गर्द जमा हो गया उस गर्द को क्या करना, बाहर निकालते रहना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम कि आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में हमेशा वृक्ष लगानी चाहिए। हमें अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करना है, वृक्ष लगाना चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वृक्ष का बाढ़ से क्या कनेक्शन है, तो वृक्ष का पूरे पर्यावरण से ही कनेक्शन है। हमारे पर्यावरण में जितनी भी असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न हो रही है उन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है बाढ़। तो अब बाढ़ का महत्व क्या है, वृक्ष का क्या महत्व है। अगर आप वृक्ष लगाते हो तो आपका क्या होगा कि वायुमंडल जो है वो ठंडा होगा। बाढ़ आने का जो सबसे प्रमुख कारण आपको पता होगा, आपको लगता होगा कि बारिश अधिक हो गई जिसके कारण बाढ़ हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है हमारे पर्वत पर स्थित जो बर्फ है उसका पिघलना। और ये बर्फ पिघल कैसे रहा है, आपका वायुमंडल गर्म होने के कारण। और ये वायुमंडल गर्म कैसे हो रहा है, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षों को तेजी से काट रहे हैं। और जब आप अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षों को काटते हैं ना, तो वृक्ष के कटने के कारण क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। हम सबको पता है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जो कि वृक्ष के कटने से हो रहा है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है और ऑक्सीजन एक ठंडा गैस है। अगर हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल गर्म होगा। और यह गर्म हवा का झोंका जब ग्लेशियर से जाकर के टकराएगा तो ग्लेशियर क्या हो जाएगा, पिघलेगा और वह पिघल करके पानी के रूप में आ जाएगा। और ये पानी कहाँ आएगा, धीरे धीरे नदियों में आएगा। और नदियों का जलस्तर जो है प्रत्येक साल अपनी सीमा से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और संभवतः क्या है कि एक ना एक साल वो बांध टूटेगा और जब बांध टूटेगा तो निश्चित रूप से वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो इस बात को याद रखना है कि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। और अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो बाढ़ को आने से पहले ही आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
तो यहाँ पर कितने बात लिखा है? 4 बात। फिर से सुन लीजिए। बाढ़ आने से पहले बाढ़ से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय कर सकते हैं कि नदियों में बांध बांधना है, माने दोनों तरफ नदियों में ऊंचा और मजबूत बांध बांधना। दूसरा, नदियों का जो बांध है ना उस पे वृक्ष लगाना है। तीसरा, नदियों का जो मुख्य स्रोत है, जो मेन स्ट्रीम जहां से पानी फॉलो हो रही है, उस मेन मुख्य स्रोत को जो बालू वगैरह जमा हो जाए उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए, ताकि मुख्य स्रोत की जो गहराई है वो हमेशा बनी रहे। और चौथा, हमें अपने आसपास के क्षेत्र में वृक्ष लगाना चाहिए। और ये 4 उपाय करने के बाद आप बाढ़ आने से पहले ही बाढ़ को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हो। अब दूसरा नंबर है कि अगर बाढ़ आ जाए मान लो आपके क्षेत्र में, तो आप बाढ़ से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हो? आपके अगर क्षेत्र में मान लो बाढ़ आ जाए तो आप बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ है, उसको वहां से तुरंत क्या करना है? बाहर निकालना। उसको वहां से तुरंत क्या करना है? बाहर निकालना। याद रखिए, क्योंकि अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका घर गांव में था और उसके चारों तरफ पानी आ गया और बेचारा कई दिनों से जो है वहां पर फंसा हुआ है। तो पहला काम क्या करना है? बाढ़ के समय में जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ है उसे वहां से तुरंत बाहर निकालना। और दूसरा बात कि बाढ़ के कारण जो व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं या फिर जो फंसे रहने के कारण बुरी तरह से बीमार चल रहा है, उसका प्राथमिक उपचार कराना। उसका क्या करना है? प्राथमिक उपचार कराना। और उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद ध्यान रखें, अगर उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको अस्पताल भेज देना चाहिए। तीसरा काम, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, ना तो उसके पास अब घर है ना कोई संसाधन है जिससे वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इसको आपको भोजन, यानी वैसे लोगों को आपको भोजन, वस्त्र और आवास एवं विभिन्न प्रकार की जीवन संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और चौथा काम क्या करना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिद्दी टाइप का, जो कि सीधे शब्दों में बोलेगा चाहे हम मर जाए क्यों ना, लेकिन अपने घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इस बात का भय लगा रहता है कि अगर वो घर छोड़ कर जाएगा तो उसके घर में पड़ा जो संसाधन है उसको कोई दूसरा लोग ले लेगा या कोई चोर जो है उसको चुरा लेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में मिलेंगे जो लाख विपदा आ जाने के बावजूद भी वो अपने घर को छोड़ करके बिल्कुल भी बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हमें नाव या बोट उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ जीवन संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती है इनको उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके और बाढ़ जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर सके। तो ये 4 उपाय हैं जो कि बाढ़ के समय आप कर सकते हैं। क्या क्या उपाय है? पहला, अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंसा हो तो उसे तुरंत बाहर निकालिए, और उसे तुरंत बाहर निकाल करके क्या करना है? उसका प्राथमिक उपचार करना है। और हो सके तो अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं हो रही तो इसे उच्च इलाज के लिए हमें अस्पताल भेज देना चाहिए। कुछ लोग जिनका कि सब कुछ बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया, उसे भोजन, वस्त्र, आवास एवं विभिन्न प्रकार की जीवन संबंधित सुविधाएं देना है। और चौथा कि नाव या बोट उपलब्ध कराना वैसे लोगों के लिए जो अपना घर या स्थान छोड़ करके जाना नहीं चाहता, बाढ़ के ही एरिया में रहना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आपको निश्चित रूप से नाव या बोट उपलब्ध कराइए। और साथ ही साथ वहां पर वो सरवाइव कर सके इसके लिए उन्हें जीवन संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए। देखिए, मैं भी कई बार बाढ़ झेला हूँ और बाढ़ में गांव में रहा हूँ, बहुत अनुभव है और एक अद्भुत अनुभव है जिसको कि हम हिंदी का जब क्लास लेंगे तो उसमें शेयर करेंगे। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि हम लोग को ये काम करना है बाढ़ के समय में। चलिए, इसके बाद जो तीसरा उपाय है कि बाढ़ के बाद बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि बाढ़ का पानी खत्म हो गया और अब आपको बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो वही उपाय करना है। सबसे पहला क्या करना है? पहला उपाय करना है कि जो ही बाढ़ का पानी खत्म हो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि मलबे को साफ करना। क्या करना है? मलबे को साफ करना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि मलबा को साफ करने के बाद उस क्षेत्र विशेष में DDT का छिड़काव कर देना। उस क्षेत्र विशेष में क्या करना है? DDT का
छिड़काव करना है ताकि वहां पर बैक्टीरिया जो है ना वो पनप ना सके। तीसरी बात कि उस क्षेत्र में स्वच्छ भोजन, याद रखिएगा, स्वच्छ भोजन और जल, स्वच्छ भोजन और जल की उपलब्धता करानी चाहिए। चूंकि बाढ़ के तुरंत बाद वहाँ का पानी काफी प्रदूषित हो जाता है, वहाँ के भोजन में भी काफी बैक्टीरिया एवं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। अगर उस दौरान वो वहाँ का भोजन और पानी ग्रहण करेगा ना तो बाढ़ के कारण उनको जितनी समस्याएं नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा समस्या कि वो अपने जीवन में घिर सकते हैं। तो याद रखिएगा उसको स्वच्छ भोजन और जल उपलब्ध कराना, क्योंकि टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारियां, हैजा जैसी भयंकर बीमारियां उस समय उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। चौथा काम आपको करना है जो कि मैंने आपको भूकंप के भी समय में बताया था। चौथा काम आपको करना है कि जब भी आपको बाढ़ आवे, तो याद रखिएगा जब भी आपको बाढ़ आवे तो बहुत सारे लोग ऐसे आपके आपसे आसपास के समुदाय में होंगे जिनका कि इस बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो चौथा आपको काम करना है कि जिन लोगों का बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आप सामाजिक स्तर से आसपास के क्षेत्रों में चंदा इकट्ठा करें और उन जरूरतमंद लोगों को निश्चित रूप से जीवन संबंधित जितनी भी जरूरत की सामान है उसको उपलब्ध कराएं, उसके लिए आवास बनवाएं और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। और इस आपदा के समय में आप उसके लिए एक अच्छे नागरिक बन के आए और उनके भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आप स्वयं से और पूरे समाज की मदद लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये 4 काम आप कर सकते हैं बाढ़ के बाद, समझे ना। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक वीडियो में जो है निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन आपका खत्म होगा ही नहीं। तो इसका जो शेष भाग बचा हुआ है ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इन्हें उन सभी छात्रों के बीच आप शेयर करें जो इस बार 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। और उम्मीद करेंगे कि अगर एक बार इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100 में 100 मार्क्स आपदा प्रबंधन संबंधित एग्जाम में डील हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जब विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का भी एग्जाम देंगे इससे जुड़े हुए कई सवाल आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और हो सके तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बोर्ड से संदर्भित जितने भी टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कराएंगे 10th हो या 12 हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। और अगर वो काम की चीज़ें होंगी आपके लिए तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी करें और अपने मित्र से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और ताकि हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक को लेकर, विभिन्न प्रकार के अध्याय को लेकर के आते रहेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो मैं जल्द ही आपको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप इसको अध्ययन करें, इसका फेयर कॉपी करें। अब मिलते हैं फिर से आपके अगले वीडियो में।